नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट की पेपर 1 और पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो यहाँ पर हमारा अभी ये यूनिट 1 चल रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड का। आज का इस टॉपिक में मैंने ये लेव-वाइगोत्स्की का एक टॉपिक लिया हुआ है, क्योंकि पिछली बार जब दिसंबर की एग्ज़ाम हुई थी, दिसंबर 2019 की, तब लेव-वाइगोत्स्की का जो जेडपीडी का सिद्धांत है, उसके सिद्धांत के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चंस पूछा गया था। तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में भी एक वीडियो बना देनी चाहिए, ताकि आपको अगर नेक्स्ट जो हमारी 2020 में एग्ज़ाम होने वाली है, वो एग्ज़ाम में अगर लेव-वाइगोत्स्की के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने आज ये लेव-वाइगोत्स्की का एक वीडियो बना दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अभी रिज़ल्ट आया हुआ है, इनमें से 100% में से 6% लोग ही पास हुए हैं, जबकि 94% लोग जो है वो फेल हुए हैं। तो अब मैं मेरे वीडियो 94% वाले को 100% यूज़फुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी भी आपके पास समय है, आप सब जाग जाइए। अभी तक सोए रहे हैं, इसीलिए फेल हुए हैं। तो अब सोने का दिन नहीं है, अब हमें जागना पड़ेगा और बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप नेट और क्वालिफाइड हो पाएंगे। आपको 60% लाना ही होगा, तभी जाकर आप नेट क्वालिफाइड होंगे। और अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाइड करना है तो आपको पता ही है कि आपको 65% से ऊपर, यानी कि 65 से लेकर 70% तक तो आपको लाना ही होगा। तो मिनिमम हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेआरएफ अगर हमें पास करना है तो हमें 70% मार्क्स लाने हैं, और नेट अगर हमें पास करना है तो हमें 60% मार्क्स तो लाने ही होगी। अगर मिनिमम तो 55% तो लाने ही होंगे। आपने इस बार का जो कट ऑफ देखा होगा, तो कट ऑफ के आधार पर ही आप देख लीजिए, कोरोना की स्थिति में इतने स्टूडेंट नहीं थे, फिर भी इतना हाई रिज़ल्ट गया है। तो अब की बार तो मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, क्योंकि दिसंबर वाले भी हो गए और जून वाले भी हो गए। क्या पता अब दिसंबर वाली एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करा रहा है या नहीं करा। अगर करा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं करा रहा है तो आपको ये मानकर चलना होगा कि दिसंबर वाले स्टूडेंट्स और जो जून वाले होंगे, दोनों स्टूडेंट्स वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। ओके, तो हमें अभी यही मानकर चलना है कि जून में ही हमारी एग्ज़ाम होगी। अगर उससे पहले हो जाती है दिसंबर वाली एग्ज़ाम तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं होती है तो आपको अभी से यही मानना होगा कि जून वाली एग्ज़ाम के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है, और ये प्रिपरेशन मुझे मार्च तक पूरी कर देनी है। ओके, मार्च के बाद आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। ओके, इसके लिए मैं अलग से एक बार हम लाइव आएंगे, सब साथ मिलकर लाइव में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अभी हम देखते हैं आज का ये टॉपिक। तो देखिए, लेव-वाइगोत्स्की है, उसने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। ओके, चलिए आगे हम टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो लेव-वाइगोत्स्की है, उसका पूरा नाम है लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। बहुत ही बढ़िया नाम है, बोलने में भी दिक्कत होती है ना। एक बार बोल लीजिएगा अपने मन से, लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। फिर से बोलिए तो, लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। वैसे तो लेव वाइगोत्स्की या तो फिर सिर्फ वाइगोत्स्की ऐसा ही उल्लेख होता है, लेकिन ये तो एनटीए वाले हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया है, तो क्या है, हमें पूरा नाम आना चाहिए कि लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। ओके, ये उसका फुल फॉर्म है, उसका पूरा नाम है। ओके, उसके बाद देखते हैं लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की कहाँ के थे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें बताना होगा कि रूस के थे।
कहाँ के थे? रूस के थे। तो लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की थे, वो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। अब देखिए आते हैं मेन पॉइंट पर कि लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो उन्होंने दिया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब देखिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये है कि लेव वाइगोत्स्की है, उन्होंने ये बोला कि अगर बालक में भाषा का विकास करना हो, अगर बालक का जो भाषा का विकास होता है, तो वो भाषा का विकास अगर बालक में करना है, अगर बालक को आगे बढ़ाना है, उसको प्रगति के पथ पर ले जाना है, तो उसके पीछे अहम भूमिका समाज की होती है। किसकी होती है? समाज की होती। यानी कि लेव वाइगोत्स्की का कहना था कि बालक समाज के द्वारा अपनी प्रगति करता है, यानी कि अपना कोई कार्य करता है, तो खुद से वो अपना कार्य करता है और खुद से कार्य करके वो समाज में आगे आता है और समाज के द्वारा वो अपनी प्रगति करता है। ये बात लेव वाइगोत्स्की ने बताई थी। अब टॉपिक पर चलते हैं। देखिए समाज का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो समाज का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों में पारस्परिक संपर्क हो, दोनों एक दूसरे से कैसे हो? प्रभावित हो, उसे हम समाज कहते हैं। देखिए हम समाज की व्याख्या यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की ने क्या की है, तो उन्होंने बताया दो या दो से अधिक व्यक्ति। अब देखिए समाज में एक व्यक्ति से तो कोई समाज बनता नहीं है ना? तो समाज के लिए दो व्यक्ति तो मिनिमम होने चाहिए। एक बोलने वाला होता है तो दूसरा सुनने वाला होता है, परस्पर क्रिया अंतर क्रिया तो होनी चाहिए ना। एक बोलेगा अगर कोई नहीं होगा तो यहाँ पर वो उसे बोलने का मतलब ही नहीं रहता है, जैसे कि पागल बोलते रहते हैं अकेले अकेले, है ना। तो यहाँ पर समाज में दो व्यक्ति का होना अनिवार्य है, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों में क्या होती है? पारस्परिक अंतर क्रिया होती है। यानी कि एक बोलता है तो दूसरा सुनता है और दूसरा बोलता है तो पहला सुनता है। इस तरीके से पारस्परिक संपर्क होता है। ओके, दोनों एक दूसरे से कैसे होते हैं? प्रभावित होते हैं। यानी कि चलिए मान लीजिए मैंने आपको कुछ बोला तो आपने उसकी प्रतिक्रिया दी, यानी कि आपने फीडबैक दिया, तो ये क्या हुआ? परस्पर संपर्क हुआ। और एक दूसरे से मेरी बात से आप प्रभावित होते हैं और आपके फीडबैक से मैं प्रभावित होती हूँ, तो इससे क्या कहते हैं? हम समाज कहेंगे। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में परस्पर संपर्क हो और दोनों एक दूसरे से कैसे हो? प्रभावित होते हैं, उसे ही हम समाज कहते हैं। ये किसने कहा? ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा। अब आगे देखते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। देखिए लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का कैसा एक जाल है। जाल को आपने देखा होगा, है ना। तो जाल किस तरीके से होता है? तो बस उसी तरीके का जाल है एक, जो सामाजिक संबंधों की जो जाल होती है ना, उस जाल को ही हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ओके, यदि किसी व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत विकास करना हो तो उसे अपना सामाजिक विकास करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति है उसे अपना खुद का विकास, व्यक्तिगत विकास करना होता है, तो अगर उसे अपना व्यक्तिगत विकास करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपना सामाजिक विकास भी करना पड़ेगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति है उसे आगे बढ़ना है, अपना व्यक्तित्व बढ़ाना है, अपने व्यक्तिगत विकास को बढ़ाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे सामाजिक विकास को भी आगे ध्यान में रखना होगा। यानी कि उसे अपना सामाजिक विकास भी करना होगा, समाज में जाना होगा। अगर व्यक्ति समाज में जाएगा तो समाज से कुछ सीखेगा। अकेला इंसान कभी कुछ सीख ही नहीं पाता है ना। अगर आप ही मान लो कि अगर आप अकेले स्टडी कर रहे हो तो आपको कोई समस्या होती है तो उस समस्या का समाधान कैसे कर पाओगे? आपको अगर चलो मान लीजिए आप मानते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगा, तो जो लोग सेल्फ स्टडी के बारे में मानते हैं तो सेल्फ स्टडी से तो ऐसे ही आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर हाँ
बढ़ भी पाओगे तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा। कोई समस्या होगी, कोई टॉपिक पे आप अटके होंगे तो उस टॉपिक का सॉल्यूशन आपको अकेले नहीं मिल रहा है तो आपको दूसरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि अगर आपको अपना व्यक्तिगत विकास करना है तो आपको सामाजिक विकास भी करना होगा, यानी कि आपको समाज में भी रहना होगा, आपको लोगों के बीच में भी रहना होगा, किसी से सहायता भी लेनी होगी। आज आप मेरे वीडियोस क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप सेल्फ स्टडी में कहीं आपको दिक्कत हो रही है, इसीलिए आप मेरे वीडियोस देख रहे हो और मेरे वीडियो के द्वारा आप कुछ सीख रहे हैं। तो मेरी सहायता से, मेरी वीडियो की सहायता से आप कुछ सीख रहे हैं। अपनी जो आपको जो समस्या है उस समस्या का यहाँ पर क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की ने यही बताया कि अगर व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत विकास करना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसे अपना सामाजिक विकास भी करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने कहा, कोई भी बालक जिस समाज में रहता है उस समाज के विचारों का प्रभाव बालक की सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, सामूहिक विकास पर भी पड़ता है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर इस तरीके से आपको एक परिभाषा दी जाए और आपको पूछा जाए कि परिभाषा किसकी है, तो आपको पहले ये परिभाषा को समझना होगा, तभी तो आपको परिभाषा याद रहेगी ना। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि कोई भी बालक है जिस समाज में रहता है, जहाँ भी वो रहता है, जिस समाज में रहता है, उस समाज के विचारों का प्रभाव क्या होता है, बालक की सामाजिक, उसकी शारीरिक, उसकी मानसिक और उसकी सामूहिक विकास पर भी पड़ता है। यानी कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपके घर में मान लीजिए आपके माता पिता हैं, वो पूरे दिन लड़ाई करते रहते हैं। ओके, आपके माता पिता अगर लड़ाई करते रहते हैं तो थोड़ा सा आप में भी ऐसा जुनून आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, उनके द्वारा जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है उस एटमॉस्फेयर का आप पर भी प्रभाव पड़ेगा और आप भी कैसे बन जाओगे, लड़ाकू बन जाओगे। यानी कि आपको भी बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाएगा, है ना। तो ये हुआ आपका जो समाज का जो प्रभाव पड़ता है, हमारे आसपास के जो लोग रहते हैं उस लोगों का जो प्रभाव हम पर पड़ता है, ये उसकी बात है। और उसके कारण क्या हो गया, उन लोगों ने तो लड़ाई करना अपना, उनका क्या कहते हैं, उनका रोज़ का काम बन गया है लड़ाई करना। ओके, मम्मी पापा का लड़ाई करना अगर रोज़ का काम हो गया है तो उसका इफेक्ट आप पर भी पड़ता है। तो आप भी ऐसे लड़ाई करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, किसी का गुस्सा किसी पर डालने लगते हैं ना। तो ये क्या हुआ आपकी, इससे क्या होगा, आपका सामाजिक प्रभाव भी, सामाजिक विकास को भी इफेक्ट होगा, है ना। तो आप समाज में भी इतने अनुकूलन नहीं हो पाओगे, फिर आपको मेंटली भी डिस्टर्ब रहने लगोगे, है ना। उसके बाद आपको शारीरिक विकास में भी आपको वहाँ पर दिक्कत होगी, आपको सर दर्द होने लगेगा, इस तरीके का पूरा माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की ने यही कहा है कि अगर बालक जिस समाज में रहता है उस समाज के विचारों का क्या होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है और उसका प्रभाव बालक की सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, सामूहिक सभी विकास पर पड़ता है। ये परिभाषा किसने दी, लेव वाइगोत्स्की ने दी है। अब देखिए सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है, तो उसमें सभ्यता और संस्कृति के बारे में भी हमें जानना होगा। तो देखिए चलिए देखते हैं सभ्यता किसे कहते हैं और संस्कृति किसे कहते हैं। तो सभ्यता किसे कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं वो सभ्यता है, यानी कि संपूर्ण संसार में हम रहते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं वो जो जगह है वो जगह क्या है, सभ्यता है। यानी कि हम इस संसार में रहते हैं तो वो हमारी सभ्यता है। अब आपको पता होगा कि हड़प्पीय सभ्यता ऐसा शब्द आपने सुना होगा हिस्ट्री में, है ना। तो वो क्या था कि वो जो हड़प्पा का जो नगर था उसमें जो लोग बसते थे तो वहाँ की सभ्यता हड़प्पीय सभ्यता कहलाई, है ना। तो इस तरीके जहाँ पर जिसमें हम रहते हैं वो सभ्यता होती है।
जबकि संस्कृति किसे कहते हैं? तो संस्कृति हमारे विचार को कहते हैं। हमारे विचार जिस तरीके से होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। अब देखिए, संसार में चीज़ें तो जल्दी जल्दी बदलती रहती है ना। आप आज यहाँ पर रहते हैं तो क्या पता आप कोई अच्छा सा घर खरीदेंगे तो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, सभ्यता जो होती है वो बदलती रहती है। सभ्यता में क्या आता है? बदलाव आता है। लेकिन संस्कृति में कभी भी बदलाव नहीं आता है। अगर आता भी है तो जल्दी नहीं आता, यानी कि आपके विचार जो है उन विचारों को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो संस्कृति में बदलाव बहुत लंबे समय के बाद आता है। अगर आपने घर में देखा होगा कि हमारे घर में जो रूढ़ि चुस्त प्रणालियाँ चल रही है, जो पहले की रूढ़ि चुस्तता को लेकर घर वाले मानते होते हैं कि इस तरीके से बहुओं को घूंघट में रखा जाए, है ना। तो ये एक पुरानी प्रणाली है। ओके, तो अब जो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके विचारों को हम नहीं बदल सकते। बदल सकते हो आप? नहीं बदल सकते। अगर उनके विचार अगर बदलते तो कब के बदल चुके होते। तो आपके घर में जो बहुएं हैं उनको घूंघट में रहना ही ना पड़ता, है ना। अगर आपके बुज़ुर्ग ये मानते हैं कि बहुओं को घूंघट में रहना चाहिए, तो अगर उनके विचारों को में बदलाव लाया जा सकता होता तो बहुओं को घूंघट में रखने के लिए वो लोग कभी भी प्रेशर ना करते, है ना। तो ये क्या हुआ, विचारों में परिवर्तन जल्दी नहीं आता है, उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। अगर बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो बहुत ही बूढ़े हो जाते हैं तो घर में उनकी जगह कोई और उनके बेटे और बहुएं ले लेती है, तो शायद थोड़ा करके उसमें बदलाव आ सकता है विचारों में। ओके, लेकिन इतना फास्ट बदलाव नहीं आ सकता जितना सभ्यता में आता है, यानी कि संस्कृति में जल्दी। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं अपने विचारों पर अड़ग रहते हैं, अकड़ू रहते हैं ना, अकड़ो बनकर रहते हैं। बस मैंने जो बोला वही सही, मैं जो सोच रही हूँ वही सही, है ना। मैं जो सोच रहा हूँ वही सही, हमारे घर के कायदे कानून जो है वही सही। तो ये बात है, विचारों की बात है। तो विचार में बदलाव जल्दी नहीं आता है। ये थी सभ्यता और संस्कृति के बीच की जो भेद रेखा। उसके आगे देखते हैं। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने 3 वर्ड दिए हैं। उन्होंने क्या किया? 3 वर्ड की बात की है। एक तो उन्होंने MKO की बात की है, दूसरा उन्होंने ZPD की बात की है, ओके, और तीसरा उन्होंने स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया है। यानी कि ये अगर 3 शब्द आपको समझ में आ गए तो समझ लीजिए कि लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को आपको समझने में बहुत ही इजी रहेगा। ओके, आपको सिर्फ ये 3 जो वर्ड्स है उसे ही समझना है और उसे समझने के बाद आपको पूरा सिद्धांत समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं MKO के बारे में। देखिए, MKO का मतलब होता है द मोर नॉलेज अदर। क्या होता है? द मोर नॉलेज अदर। ओके, यानी कि आपके पास, आप अभी क्या हो? स्टूडेंट हो। ओके, फिर आप समाज में रहेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा? आपका विकास होता जाएगा, है ना। आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। मान लीजिए आप छोटे बच्चे थे तब आपको इतना सब कुछ नहीं आता था, समझ भी नहीं आती थी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए वैसे वैसे आप कुछ ना कुछ सीखते गए और वो आपको कहाँ से सीखने को मिला? तो समाज में से सीखने को मिला। समाज का मतलब वो नहीं होता है जो आप जाति धर्म उसके अकॉर्डिंग जो समाज की व्याख्या करते हैं उसे हम समाज नहीं कहते। समाज का मतलब होता है कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं उन लोगों के बीच में हम रहते हैं, उसे हम समाज कहते हैं।
तो जैसे जैसे आप समाज में रहते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो आपको कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। और जब आप यहाँ से जब आप छात्र थे, उससे लेकर आप सीखते 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 यहाँ पर आप कुछ और बन गए, यानी कि मान लीजिए आप टीचर बन गए या कुछ अच्छे इंसान बन गए। तो ये क्या हुआ, आपकी जो नॉलेज थी उसमें क्या हुआ, बढ़ावा हुआ, है ना। तो आपके पास यहाँ पर नॉलेज नहीं था, यहाँ पर आपके पास नॉलेज आ गया। यहाँ पर आपको पता नहीं था क्या अच्छा है क्या बुरा है, यहाँ पर आपको पहुँचने से आपको पता चल गया क्या अच्छा क्या बुरा है ना। तो आप जिस तरीके से समाज में रहकर आगे सीखते जाते हो और अपने आप का विकास करते हो, उसे हम कहते हैं द मोर नॉलेज अदर। क्या कहते हैं, द मोर नॉलेज अदर। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है छात्र का शिक्षक बनना, है ना। अब देखते हैं आगे। ये था एमकेओ की जो परिभाषा थी, जो वर्ड था उसकी मैंने व्याख्या कर दी। अब देखते हैं कि उसके बाद स्कैफोल्डिंग। अब देखिए स्कैफोल्डिंग किसे कहा जाता है, तो जब ऊपर के स्तर वाला व्यक्ति, जब आप यहाँ पर थे, यहाँ पर आप एक बालक के रूप में थे, यहाँ पर आप एक व्यक्ति के रूप में आ जाते हो जिसमें बहुत ही अच्छे गुण, समझदारी, सभी चीज़ें आ गई हैं। अब क्या होता है कि आप जब यहाँ से लेकर यहाँ आ जाते हैं, तो जब ऊपर वाले स्तर पर आप यहाँ पर पहुँचते हो, और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर नीचे किसी को आपसे छोटे हो, यानी मान लीजिए कि एग्जाम्पल ही ले लेते हैं स्टूडेंट और टीचर का। आप जब पहले स्टूडेंट थे तो स्टूडेंट में से आप टीचर बन गए। अब क्या होता है कि कोई स्टूडेंट है, उसे वो समस्या फील कर रहा है, अब उसे अपनी समस्या का समाधान ढूंढना है, तो वो क्या करता है, आपके पास आता है और आपसे कहता है कि सर मैम मुझे ये समस्या है, मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे हेल्प कर दो। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप उन्हें यहाँ पर हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी कि उसे सहयोग करते हैं, उसे मदद करते हैं। और उसे है जो सहयोग करते हैं, जो मदद करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो स्कैफोल्डिंग की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि ऊपर के जो स्तर पर जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने से नीचे के स्तर वाले व्यक्ति को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। आगे देखते हैं, इस स्कैफोल्डिंग की जो व्याख्या है वो किसने दी, ये व्याख्या, इस शब्द का प्रतिपादन किसी और ने किया था। उनका नाम मुझे शायद याद नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पक्का बता दूंगी। इस जो शब्द है उसका प्रतिपादन किसी और ने किया था, लेकिन अपने सिद्धांत में इस स्कैफोल्डिंग के बारे में लेव वाइगोत्स्की ने बहुत ही अच्छे से उसे बताया है। यानी कि बच्चे का जो विकास होता है, उस विकास में उन्होंने स्कैफोल्डिंग को महत्वपूर्ण बताया हुआ है, इसीलिए उन्होंने इस स्कैफोल्डिंग की व्याख्या दी थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हमने एमकेओ के बारे में देख लिए, एमकेओ के बारे में देख लिया, उसके बाद हमने स्कैफोल्डिंग के बारे में भी देख लिया। ओके, स्कैफोल्डिंग। अब हम आते जेड पीढ़ी पर। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप टेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी रीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर से एक क्वेश्चंस बनता ही बनता है। ओके, तो देखिए ये क्या है, जेड पीढ़ी। तो जेड पीढ़ी का पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो जेड का मतलब है जोन, जिसे हम क्षेत्र कहते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब है निकटस्थ, यानी कि समीपता, है ना, समीपस्थ या तो निकटस्थ। और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ से पिछली बार 2019 में क्वेश्चन आया था कि जेड पीढ़ी का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए जेड पीढ़ी का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, अगर आपको हिंदी में पूछा जाए तो उसका मतलब होता है विकास समीपस्थ क्षेत्र या तो फिर विकास निकटस्थ क्षेत्र, ये होता है जेड पीढ़ी का मतलब। ओके,
अब देखिए जेड पीढ़ी क्या है। तो मान लीजिए आपका जो टीचर है, आपके टीचर ने आपको 100% पढ़ाया। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर ले उगावाई गुस्की के बारे में 100% पढ़ा दिया। अब इस 100% में से आपको 80% ही याद रहा। क्या रहा? 80% याद रहा, यानी कि 20% आपको याद नहीं रहा। तो आप क्या करेंगे, ये जो 20% आपको याद नहीं रहा, आपको 100% चाहिए था, लेकिन आप 100% तक नहीं पहुंच पाए, 80% तक ही पहुंच पाए। बहुत ही प्रयास किया फिर भी आप 80% तक पहुंच पाते हैं। तो आपको 100% तक अगर पहुंचना है तो आप क्या करेंगे, इस 20% को पाने के लिए किसी की सहायता लेंगे। क्या करेंगे? किसी की सहायता लेंगे। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? जेड पीढ़ी। ये जो 20% है उसे ही हम क्या कहते हैं? जेड पीढ़ी। तो देखिए यहाँ पर 100% वास्तविक नॉलेज होता है, उसमें से आप याद रखते हैं 80% आपका जो कार्यकारिणी स्तर होता है, यानी कि आप जो भी कार्य करते हैं, सफलता अर्ज करने के लिए आप जो भी प्रयत्न करते हैं, उस प्रयत्न में आपको 80% ही सफलता मिलती है। तो 20% अगर आपको सफलता बाकी रहती है, उसे पाना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे? समाज के लोगों से, अपने आसपास के लोगों से क्या करेंगे? हेल्प लेंगे। उसे ही हम कहेंगे जेड पीढ़ी। ओके, तो यहाँ पर ये जो 3 वर्ड थे उसके आपको पता चल गया कि ये 3 वर्ड्स के आधार पर ही लेव वाइगोत्स्की ने अपना सिद्धांत दिया हुआ था। अब आगे देखते हैं। तो थोड़ा सा जेड पीढ़ी के बारे में थोड़ा सा और भी बता देती हूँ आपको यहाँ पर। ओके, चलिए यहाँ पर मान लीजिए ये राउंड है, उसके ऊपर भी एक राउंड है और यहाँ पर भी ये राउंड है। इस राउंड को 3 राउंड को हमें समझना है। तो देखिए ये जो बीच में वाला जो पॉइंट है, ये जो भाग है, उसे हम कहेंगे वास्तविक कार्य। ओके, कैसा कार्य? वास्तविक कार्य कहेंगे इसे। जो कार्य बालक खुद से कर सकता है। क्या है? जो कार्य बालक खुद से कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे वाला। तो ये जो बीच में वाला जो है उसे हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे कार्यकारिणी। ओके, यहाँ कार्यकारिणी, यानी कि यहाँ पर जो है ये जो वाला पार्ट है, वहाँ पर क्या होगा कि बच्चा किसी और की सहायता लेगा। क्या होगा? बच्चा किसी और की सहायता लेगा, और किसी और की खुद से भी तो करेगा और किसी की सहायता लेकर अपने कार्य को करेगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देती हूँ कि बच्चे को हम मान लीजिए कक्षा 6 के बच्चे हैं, उनको हम 10 क्वेश्चंस देते हैं मैथमेटिक्स के। अब देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के दिए, तो बच्चा है मान लीजिए 10 में से 8 क्वेश्चंस खुद से कर पाता है। यह 8 क्वेश्चन खुद से कर पाता है। जब वो खुद से कर पाता है तो वो कौन सा भाग हो गया? वो ये भाग हो गया, यानी कि वास्तविक ज्ञान हो गया उसका। ओके, जहाँ पर वो स्वयं से कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि बच्चा खुद से नहीं कर पाता है, तो वो क्या करेगा? तो वो अपनी बहन की हेल्प लेगा, या फिर अपने भाई की हेल्प लेगा, या फिर अपने मम्मी पापा की हेल्प लेगा, या फिर अपने पड़ोसी की हेल्प लेगा, या फिर अपने टीचर की, किसी की भी, अपने दोस्त की, किसी की भी हेल्प लेगा। तो वो किसी और की हेल्प लेकर ये जो 2 क्वेश्चन है उससे सॉल्व करता है, उसको अच्छे से सीख पाता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? जेड पीढ़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? जेड पीढ़ी। तो आई होप आपको जेड पीढ़ी के बारे में पता चल गया होगा, जहाँ पर क्या होता है, बच्चा किसी और की सहायता प्रदान कर किसी और के साथ निकटता बढ़ाकर, यानी कि नजदीकियां बढ़ाकर, जिनकी सहायता लेकर वो खुद का विकास करता है, तो उसे ही हम कहते हैं जेड पीढ़ी। ओके, चलिए अब थोड़ी सी लेव वाइगोत्स्की में कुछ बातें थोड़ी और भी है, उसे भी हम देख लेते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के बारे में भी बात की है। तो देखिए उन्होंने ये कहा कि अगर बालक का भाषा का विकास करना है, तो
समाज में अंतर क्रिया होनी ज़रूरी है। क्या है? समाज में अंतः क्रिया होनी ज़रूरी है, यानी कि बच्चा समाज में रहना चाहिए। बच्चा समाज के साथ अंतः क्रिया जब करेगा तो क्या होगा, उसका जो भाषा का विकास है वो कैसा होगा, अच्छा होगा। ओके, तो उसे ही हम कहते हैं सामाजिक अंतः क्रिया। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स थे जो लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में दिए थे, और इन्हीं वर्ड से उनका पूरा सिद्धांत हम समझ सकते हैं कि उन्होंने ये बताया कि अगर बालक का अगर विकास करना है, व्यक्तिगत विकास करना है, तो बालक को समाज के साथ जुड़ना होगा, यानी कि समाज के साथ उसे अंतः क्रिया करनी होगी, समाज के साथ उसे उस समाज की सहायता लेनी होगी, तब जाकर बच्चे का अच्छा सा विकास होगा। अब देखिए, जीन पियाजे की बात थोड़ी सी यहाँ पर कर लेती हूँ। तो जीन पियाजे ने क्या कहा कि बच्चा खुद से कुछ कर सकता है। बच्चे का भाषा का विकास या तो संज्ञान का विकास बच्चे का क्या होता है, खुद से होता है, यानी कि बच्चा खुद से कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लेव वाइगोस्की ने क्या कहा कि बच्चा खुद से तो थोड़ा सा कर ही सकता है, जो वास्तविक नॉलेज है वहाँ तक बच्चा खुद से क्रिया कर सकता है, लेकिन समाज के मदद के बिना बच्चा अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये बात लेव वाइगोस्की ने बताई, यानी कि लेव वाइगोस्की ने समाज और संस्कृति पर उन्होंने जोर दिया है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में सामाजिक अंतः क्रिया, या फिर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सामाजिक अंतः क्रिया, फिर आपको बताया जाए सामाजिक सांस्कृतिक, यहाँ पर शॉर्ट में लिखती हूँ सांस्कृतिक, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में पूछा जाए, या फिर सामाजिक निर्मितवाद के बारे में आपको पूछा जाए, तो वहाँ पर आपको ये पूछा जाए कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत भी हमारे लेव वाइगोस्की ने दिया है। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये बताया कि बच्चे का अपना खुद का व्यक्तिगत विकास करना हो, तो उसके लिए उसका सामाजिक विकास होना, यानी कि समाज में अंतः क्रिया होना आवश्यक है, तो हमारा आंसर बनेगा लेव वाइगोस्की। आई होप आपको ये सिद्धांत पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए हमने आपको लेव वाइगोस्की का सिद्धांत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप इसके नोट भी बनाते रहिएगा ताकि आपको ये यूज़फुल हो जाए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।